नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पीएचईडी ने जो व्हाइट पेपर इशू किया उसको लेकर के लगातार सियासी गलियारों में गहमागहमी शुरू हो गई है। जो पीएचईडी है वो क्लेम कर रही है कि हम देश में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको रूबरू करवाएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया है वो असंवैधानिक है। लेकिन कहीं ना कहीं बशारत बुखारी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो कारगुजारियां पीएचईडी के सदस्यों ने अपने कार्यकाल में की उनको लेकर के भी श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े कद्दावर नेता और अच्छी सूझबूझ जम्मू कश्मीर की राजनीति के रखने वाले बशारत बुखारी। बशारत साहब, आपका स्वागत है। बशारत साहब, कि आप इस व्हाइट पेपर को किस तरीके से देखते हैं? विनोद जी, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई कैंपेन चला रहा हूं, क्योंकि कल एक साथी आए तो उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने खुल के बात की। मसला ये है कि मेरे कहने का मतलब मकसद ये है कि जब पीएचईडी बन गई, मुख्तलिफ पार्टियों का एक कि जमा होके एक एम्ब्रेला के नीचे आ गए जी जी और उन्होंने पुराने जम्मू कश्मीर के नक्शे को शायद अपना ये झंडे को अपना झंडा मान के चले। तो उनका उस वक्त कहना ये था कि जाहिर है कि इकट्ठे मिलके ये जितनी भी चीज़ें हमसे छिन गई 5 अगस्त को 2019 को वो वापस लाने का प्रयास करेंगे, वापस लाएंगे जी। और आज 1.25 साल या 1.5 साल के बाद जब से ये बने, जब से पीएचईडी का ये मिलन हुआ इन सब पार्टियों का, तो आज 1.25 साल 1.5 साल के बाद ये व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं जी। व्हाइट पेपर जारी करने से मुराद क्या है? राइट, ठीक है, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें हम सबको पता है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से 3.5 साल से हम रेडियो टेलीविजन सब सुन रहे हैं और सारी डिस्कशंस, डिबेट्स, कब क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 52 में, 53 में क्या हुआ, 75 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 83 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, सारा कुछ तो सबके सामने है ना जनाब। 2010 को भूल गए आप? नहीं, वो तो टर्मोइल की बात है। मैं नॉर्मल मैं इश्यूज की बात करूं, पॉलिटिकल इश्यूज जब हुए जी, फिर टर्मोइल तो साथ साथ चले और इतने सारे जाने तल्फ हुई पिछले 31 साल में। इतने घर बर्बाद हो गए, वीरान हो गए, इतने यतीम हो गए, इतने माँ बाप के बच्चे छिन गए उनसे, हर तरफ तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है। और सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें तो हमको पता है, लेकिन पीएचईडी जब बना, जब ये इकट्ठे आ गए, मुद्दा मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें वापस लाने की कोशिश करेंगे और वापस लाएंगे। ये जो व्हाइट पेपर में, ठीक है, बेट्रियल्स में, ये नहीं कहता हूँ बेट्रियल्स नहीं हुए, बेट्रियल्स तो हो गए, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। लेकिन आप 1.5 साल के बाद आप हमें बता रहे हैं बेट्रियल्स क्या हुए जनाब। बच्चे को पता है बेट्रियल्स क्या हुए हैं। तो आप ये बताएं, मेरा सवाल भी क्या करूं मैं, गुजारिश है उनसे, वो बड़े लीडर हैं सारे, मेरी गुजारिश उनसे ये कि आप ये बताइए, आप ये चीजें वापस कब लाएंगे? अब ये कहते हैं कि हम पूरे मुल्क के लीडरशिप जितने भी, शायद आप जो बता रहे थे अभी, पूरे मुल्क की लीडरशिप को ये बता देंगे कि क्या क्या हुआ है। भाई साहब, उन तमाम पार्टीज के मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद थे और उनको ये बताना चाहते उनमें से बेशतर, मेरे ख्याल से तमाम, शायद मुझे नहीं पता किसने नहीं दिया वोट, सबने हमारे खिलाफ वोट दिया, ठीक है। और आप उन्हीं को बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ, वो इसका हिस्सा है। अगर बेट्रियल ये है तो बशारत साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि पीसीबी इसका हिस्सा होती रही, क्या जहन में आया कि उन्होंने इलाइदा होने का फैसला लिया? क्या आपको लगता है कि आपको लग रहा था पीएचईडी जो है कश्मीरी अवाम को अभी भी मिसलीड कर रही है? मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, उस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था जी। सबसे पहले जब पीएचईडी बना और जब अचानक डीडीसी इलेक्शन आ गए अचानक, तो पीएचईडी ने अपने आप को डीडीसी इलेक्शन के साथ जोड़ दिया और ये बावर कराने की कोशिश की और लोगों ने कैंपेन भी चलाया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीएचईडी के कैंडिडेट्स को वोट दे दीजिए ताकि हम पूरे मुल्क को या पूरी दुनिया को ये बता दें कि जो 5 अगस्त को हुआ है हम उससे खुश नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हुई या जुल्म हुआ है। और लोगों ने पीएचईडी के मेजॉरिटी कैंडिडेट्स को जितवाया, यानी पीएचईडी की जीत हुई। जी
जी। उसके बाद सवालात कई बार मुझे भी लोगों ने किए, मैंने भी अपनी लीडरशिप से बात की। मैंने कहा अब अगर आपने वोट ले लिया इस पे ये बावर कराने के लिए कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई, अब इसको वापस लाने का रोड मैप क्या है? ये मैंने आज से 1 साल और 3 महीने पहले इंटरव्यू दिया, मैंने खुद सवाल उठाया, मैं खुद एनसी में था तब, पीसी की बात ही नहीं, पीसी भी वाज पार्ट ऑफ दैट, क्या निकल गई थी मुझे नहीं मालूम। तो मैंने खुद सवाल उठाया कि लोगों को रोड मैप बता दीजिए कि भाई साहब कैसे इसको वापस लाना है। नहीं तो आप हर महीने, हर 2 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाय पियेंगे और निकल जाएंगे। तो फिर कितने साल तक अब लोगों को ये उम्मीद लगाए रखना बैठना है कि पीएचईडी कब ये वापस लाएगा? जी, बशर साहब आपको मौका मिला है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी काम करने का, एनसी में भी थोड़ा वक्त आपने गुजारा है, क्या दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीरी आवाम को मिसलीड नहीं किया, चाहे वो सेल्फ रूल हो या फिर ऑटोनॉमी हो, ड्यूल करेंसी हो? देखिए विनोद जी, ये एक सफर होता है, ठीक है। जब मैं भी रेडियो से निकल के पीडीपी में आ गया, मैं एमएलसी बना, 2 बार एमएलए बना, मिनिस्टर भी बना। मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, बेट्रेल्स कहाँ कितने हुए मुझे नहीं मालूम, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री तक आते आते कि जब मैं लॉ मिनिस्टर, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, रिलीफ, रेवेन्यू, सारे इख्तियारात, तो मैं कहीं ना कहीं ये कन्विंस हो गया कि जितना हमारे पास है स्पेशल स्टेटस इख्तियारात, ये भी काफ़ी है। अगर ये बच जाएं और इनकी ये देखभाल हो तो बेहतर है। मैं कन्विंस था इस बात पे, क्योंकि मैंने खुद इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा बहुत सारे हंगामे भी हुए, बहुत सारी मुखालफत भी हुई, मेरे महकमे भी गए, लेकिन मैंने उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया। सो मैं कन्विंस था कि जो हमारे पास है अगर ये बच जाता है तो बेहतर है। वो इससे साबित हो गया, जब सब छिन गया तो कहते हैं सब छिन गया, दैट मीन्स कुछ तो कुछ था। जी मुझावर साहब, क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगाती है कि जैसे ही बीजेपी और पीडीपी या पीडीपी ने बीजेपी की सरकार मिलकर के सरकार बनाई, तभी ये तय हो गया कि 370 की वापसी लगभग तय है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब मुफ्ती साहब जब सरकार नहीं बन रही थी तो ये जनवरी का महीना था, आखिरी था शायद हफ्ता, तो मैं मुफ्ती साहब के पास गया। मैंने कहा सरकार का क्या हुआ, क्या? तो आई सजेस्टेड, मैंने उनको कह दिया, अल्लाह उनको मगफिरत करे, मैंने कहा अगर कांग्रेस या एनसी से बात करनी है तो मैं बात करूंगा। उन्होंने वापस कुछ नहीं कहा। चाय पी के मैं निकल गया। तो कुछ दिन के बाद हम जम्मू चले गए, मुफ्ती साहब पहले निकल गए। तो जम्मू में रफी अहमद मीर साहब जो एक अलग पार्टी में है और मंसूर हुसैन साहब और मैं उनसे मिलने गए। तो मिलते मिलते मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने वो मोहतरम, मैंने वो बात कही थी श्रीनगर में, तो उसका क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने जो बात बताई मैं आपको बताऊंगा, वो जिंदा नहीं है इस बात को ये बताने के लिए सही है, लेकिन मैं गलत इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर मुझे ऊपर जवाब देना है। तो मैंने कहा मैंने वो बात की थी, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने फरमाया कि कहा अगर सिर्फ सड़क और बिजली और पुल बनाने के लिए मुझे वजीर आला बनना है तो कोई भी बन सकता है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम भी बन सकते हो, महबूबा जी बन सकती है, क्योंकि रफी अहमद मीर साहब और मंसूर साहब हार चुके थे इलेक्शन। कहा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी और हम सेल्फ रूल और मसले कश्मीर, ये सारी बातें करते हैं इलेक्शन में भी, जलसों में भी, हमारे पार्टी प्रोग्राम में भी। तो आज मुल्क में एक ऐसा वजीर आजम, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज हैं, एक ऐसा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी आए हैं जो पब्लिक मैंडेट से आए हैं, क्योंकि उससे पहले जो कांग्रेस के वजीर आजम थे हमारे ये मनमोहन सिंह साहब, वो राज्यसभा मेंबर थे और ये चुन के आए थे अवाम से। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जितना भी हम ये सियासी मामलात के बारे में बात करते रहते हैं जलसों में, वो ये तो ये एक मौका शायद गनीमत है कि एक ऐसा लीडर जो अवामी लीडर है, और मुझे लगता है कि शायद इसके साथ जाके हम इन मामलात और मसाइल को हल कर सकते हैं जो हम लोगों से वादे करते आए हैं। बशार साहब, इत्तेफाक कहिएगा, मुझे भी इस दौरान उनके साथ नाश्ता करने का मौका मिला था और लंबी बात हुई थी, लेकिन अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रोड मैप रहेगा जम्मू कश्मीर को लेकर के, और जम्मू में पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों पेनिट्रेट नहीं कर रही है, चाहे पीर पंचाल हो या फिर चिनाब वैली हो?
अब ये पीर पंचाल और चनाब वैली को आप कितना उन पे आप बोझ बनेंगे मुझे बताइए। 47 से वो कश्मीर की लीडरशिप और पार्टियों का सपोर्ट करते रहे, साथ देते रहे जी, और नतीजा ये निकला कि हम इस कगार पर, इस मोड़ पर आप पहुंचे हैं। हम कई बार पार्टी के अंदर इस पे बात करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि जब हम पीर पंचाल जाएंगे या चनाब जाएंगे उनको क्या बताएंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा हमारा उनके लिए। या तो वही पुरानी नारेबाजी करनी है, हमेशा साथ देते रहे, हमेशा बेचारे उलझते भी रहे, सुलगते भी रहे, मुसीबतें भी उठाई, लेकिन हुआ वही जो होना था। अब अभी हम, आप यकीन करेंगे, कोई भी बात करने से पहले या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 50 मरतबा हम सोचते हैं कि लोगों को क्या बताएंगे। कभी कभी हालात ऐसे हैं कि जब आप कोई सच बात भी बोलते हैं उधर भी लोग शक करते हैं कि पता नहीं क्या सियासत कर रहा है। बशर साहब आपका बड़ा तजुर्बा है, लेकिन ऐसा संभव है कि कोई पॉलिटिशियन झूठ ना बोले, सबज बाग ना दिखाए, ड्यूल करेंसी की बात ना करे? पॉसिबल नहीं है। एक हद तक आप इजाजत दे भी सकते हैं कि इस हद तक बोलो, आज 5%, 10%, मगर 60%, 50%, 80% मत बोलो। इतना तो शायद कर सकते हैं आप। दुनियादारी है, आप पता नहीं क्या क्या इंसान करता है। आपने रोड मैप नहीं बताया पार्टी का, पीसी का, आप यकीन कर लीजिए मेरी बात का। हम मिलते हैं अक्सर, जितने भी हम लोग हैं, हम मीटिंग भी करते हैं, हम उसका प्रेस नोट नहीं देते हैं, इसलिए कि हम डिस्कशंस करते हैं, हम फिर इश्यूज पे बात करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि किस इशू पे किस तरह से बात की जाए, फिर उस पर डिबेट होता है, बात करते हैं, फिर हम नतीजे पे पहुंचने से पहले कहते हैं अच्छा ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे इस बात पे, ताकि किसी प्रॉपर नतीजे पे पहुंचे। प्रेस नोट तक नहीं देते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग कहें पता नहीं इनने कुछ कमाल कर दिया। इतना संभल के चलने की जरूरत है आज की तारीख में कि गलत बात जहन से ना निकले, दिल से ना निकले, जबान से ना निकले और लोगों को धोखा ना लगे। इसीलिए मैंने कहा ना, कल उसने मुझे पूछा, मैंने कहा बेट्रियल्स में पता है, लेकिन उनको मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, उनको भी चाहिए कि वो जो सियासी जमातों ने बेट्रियल्स किए हैं तो उनका भी खुलासा करें, ताकि लोगों को दोनों चीजें सामने आ जाएं। आपको ए या बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, उससे नुकसान होता है कि वैली में? भाई साहब, कि आज वैली की पब्लिक समझ चुकी है, जिसका मैं गलत जवाब दे नहीं सकता हूँ। मैं खुद बीजेपी के साथ, जब पीडीपी की अलायंस थी, मैं वजीर कानून रहा हूँ, वजीर माल रहा हूँ। अब मुझे आप A+ बना दीजिए, A+2 बना दीजिए या B बना दीजिए, मुझे पता है, तो लोगों के सामने सारा कुछ है ना। अच्छा, अगर आप एनसी की बात कर लें मिसाल के तौर पर, जब वाजपेयी जी थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज इन अलायंस जी, और वो भी कब, जब गोधरा हुआ था, जब गुजरात का वाकया हुआ था, पार्ट थे। उसके बाद पीडीपी भी हमने सरकार बनाई, महबूबा जी वज़ीर आला थी। जी। तो मुझे बताइए, मैं कैसे कह सकता हूँ किसी को, यही मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा मत बनिए कि ऐसा लगे कि आप आसमान से उतर के आए, कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आसमानी बात हो और आप सही हैं और बाकी सारे झूठे हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ हाँ, मैं पार्ट था और कई ऐसे मामलात में जो मेरे सामने आए, और जब मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और मैंने काम किया, मुझे उस पर फ़ख्र हो रहा है कि हाँ, मुझे मौका मिला खुद को परखने का कि मेरा ईमान कहाँ तक है। मुझे इस बात का फ़ख्र है और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैंने खुद को परखा, अपने ईमान को परखा कि मैं कहाँ तक उतर पाऊंगा इस पे। जी, अब बी बोले, सी बोले, डी बोले, ई बोले, ए बोले। बशर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। तो दर्शकों, आपने सुना कि बशारत बुखारी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनका क्या कहना था। और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमें सच्चाई बोलनी चाहिए पब्लिक के साथ, पब्लिक को मिसलीड नहीं करना चाहिए। हमने सुनील शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे बातचीत की और VDC संबंधी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना।
दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विलेज डिफेंस कमेटीज के सदस्यों को लेकर के अक्सर हम देखते थे कि वो सड़कों पर थे। एक और उपलब्धि जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम जुड़ी है। यूं कहिए कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा वीडीसी को दिया है, हालांकि उनका नाम विलेज डिफेंस ग्रुप्स कर दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ सुनील शर्मा, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी। सुनील जी, आपका स्वागत है। आपको लगता है कि इस वक्त वीडीसी की जरूरत है एक तरफ आप, या वीसीजी की जरूरत है एक तरफ, आप क्लेम करते हैं कि अमन पूरी तरह से बहाल हो चुका है? देखिए विनोद जी, जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान रोज नए नए षड्यंत्र रच रहा है। 90s में कश्मीर से माइग्रेशन हुई, हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू प्रोविंस में, वहाँ पे मैसेकर्स हुई, किलिंग्स हुई, इंडिविजुअल किलिंग्स हुई, एक्सटॉर्शन हुई, लूटपाट हुई। तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने एक आंदोलन जम्मू में चलाया। विशेषकर नाम उसका डोडा बचाओ आंदोलन था। और उस आंदोलन के बाद विलेज डिफेंस कमेटीज आयाम में आई। इनका बहुत बड़ा रोल रहा विलेज डिफेंस कमेटीज का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आतंकवादियों को जो एप्रीहेंडेड या अरेस्टेड आतंकवादी थे, उन्हें जब पूछा जाता था कि आपको किससे ज्यादा खतरा और डर लगता था, वो कहते थे कि भाई विलेज डिफेंस कमेटी या एसपीओ से हमें बहुत डर लगता है। मेरे कहने का मतलब कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू में, पूरे अर्स्टवाइल जम्मू में, पहाड़ियों में, और खासकर दुर्गम स्थानों से माइग्रेशन को रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए वीडीसीज ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मेरा यह भी मानना है कि टाइमली सरकार ने यदि कश्मीरी पंडित्स को भी तब वीडीसी दी होती तो शायद वो पलायन नहीं हुआ होता। लेकिन चलो, ये पास्ट की बात है। देखिए, वर्तमान में भी लगातार टेररिस्ट कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। पाकिस्तान या हमारे जो दुश्मन देश हैं वो कोई न कोई ऐसी चाल चलते हैं जिससे मतलब कोई चाहते हैं कि कयास मचे किलिंग्स करके। तो ऐसे सब षड्यंत्रों को रोक लगाने के लिए वीडीसीज का आगे चलना बहुत आवश्यक है। यदि हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी चारदीवारी बहुत जरूरी होती है, वो एक प्रोटेक्शन होती है। इसी प्रकार से हमारे दुर्गम स्थानों में जहां पे हमारी फोर्स अवेलेबल नहीं होती है, पैरामिलिट्री अवेलेबल नहीं होती है, वहां उस गांव की, हमारी आम जनमानस की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि वीडीसीज का आगे चलना बहुत आवश्यक है। सुनील जी, मेरा सवाल यस, वही मैं बोल रहा था। चूंकि आप इस पैटर्न पे वीडीसीज जो है वो क्लोज हुई, क्योंकि इन वीडीसीज का पैटर्न ही था कि 3 एसपीओ को एंगेज करके उनके नाम पे सैलरी आए। इसका नॉमेनक्लेचर ही चेंज करके दूसरी तर्ज पे हो, विलेज डिफेंस गार्ड्स। ये जो कमेटी मेंबर्स थे इन्हें गार्ड्स कहा जाएगा और कमेटी को ग्रुप कहा जाएगा। नॉमेनक्लेचर अलग होगा ताकि उस पुरानी तर्ज पे न रहे जिसमें एसपीओ हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जिस प्रकार से बाकी भी फोर्सेज हमारे पास हैं, होम गार्ड्स हैं, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उस प्रकार से इस फोर्स को अभी एस्टेब्लिश किया गया है। आने वाले दिनों में इसको और डेकोरेट किया जाएगा और सुसज्जित किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सराहनीय कदम है। जितना भी हम धन्यवाद करना चाहें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये माना जाए क्रेडिट नो, आप पहले कहेंगे क्रेडिट गोज टू 4 पर्सन्स। फर्स्ट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सेकंड अमित शाह जी, थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, एंड फोर्थ इज दिलबाग सिंह जी, जिन्होंने प्रयास किए। और उसके बाद हमारी पार्टी जो आदरणीय रविंद्र नैना जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी यहाँ पे चल रही है, जिनके दिशा निर्देशों के अनुसार ये सारा संभव हो पाया है। सुनील जी, तत्काल रिएक्शन क्या था वीडीसीज का, जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे और ना उम्मीद हो, लगभग मैक्सिमम वीडीसी मेंबर्स ने रिजाइन दे दिया था, वेपन जमा कर दिया था और हताश हो चुके थे। लेकिन कल जो ही एक खबर सुनी उन्होंने, हर जगह खुशियां मना रहे हैं। हमें केवल इंतजार है एक फॉर्मल ऑर्डर का, एक औपचारिक ऑर्डर कॉपी का, जो पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आ जाएगी। आप देखेंगे यकीनन न सिर्फ ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य, मैं कहता हूं आम जनमानस जो पहाड़ों पे इन्हीं पे निर्भर है सुरक्षा के माध्यम से, आम जनमानस, मुझे लगता है कि बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सब इस खुशी में झूम उठेंगे। और जिस प्रकार से एक संभावना थी
कि ये वीडीसी डिस्बैंड हो रही है, उस संभावना को खत्म करके श्रीमान अमित शाह जी ने एक और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को तोहफा दिया है। सुनील जी, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के और 303 सीट्स आई थी आपके पास, यानी भारतीय जनता पार्टी ने 303 आपने जंपर सीटें ली थी। क्या ये वक्त है कि वीसीजी मेंबर्स को 303 है उससे ज्यादा बढ़िया अत्याधुनिक वेपन देने की जरूरत नहीं? बिल्कुल, रात को मेरी गृह मंत्री जी से पर्सनल इस विषय पे बात हुई है कि जिस प्रकार से 303, हालांकि बहुत जबरदस्त वेपन वो भी होता है, चाइना वार में 1962 में 303 ने ही जो पराक्रम दिखाया था, आज भी चाइनीज उसको याद करते हैं भारत के पराक्रम को। 303 कोई छोटा वेपन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। वो ऑटोमेटिक वेपन दिया जाना चाहिए जिसमें एसएलआर आता है, इंसास आता है, AK-47 आता है, बीच बीच में कहीं दिया गया है जो डीडीसीज बनी थी, लेकिन इनको पूर्ण रूप से मतलब अच्छी तरीके से वेपनरी इनको मिले, इस विषय पे भी बात हुई है। और अनपेड वीडीसीज डीडीसीज को सैलरी मिले, ये दो विषय अभी विचाराधीन है विभाग में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये विषय भी हमारे हल होंगे। रिक्रूटमेंट को लेकर के क्या जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो नई वेपन संभाल सकते हैं? क्या बेसिकली विनोद जी, ये तो प्रक्रिया वैसे चल ही रही है। ये प्रक्रिया इट इज ऑल अप टू डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं पुलिस के, उनके हाथ में ये दिया गया है कि जो रिजाइन करता है, जिनकी मृत्यु होती है, जो कोई नौकरी छोड़ के चला जाता है, जिसे कोई अन्य विभाग में नौकरी मिलती है, उन रिक्त पदों को भरने के लिए डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को ऑथराइज ऑलरेडी किया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, जो अनकॉन्स्टिट्यूटेड वीडीसीज हैं अभी, उनको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑथराइज है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। सुनील जी, क्या इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई गन उठा करके गन कल्चर की तरफ ना चला जाए? जो वीडीसी का मेंबर है उसका माइंडसेट बदल जाता है तो नहीं। देखिए, वीडीसी एक कंट्रोल्ड फोर्स है, ये बाजाब्ता पुलिस से कंट्रोल्ड है, पुलिस रूल में ये आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में वेपन है तो मुझे कोई कंट्रोल नहीं है। इनकी बाजाब्ता हाजिरी लगती है, इनकी बाजाब्ता ट्रेनिंग होती है, इनकी बाजाब्ता ड्यूटी होती है। आपने देखा होगा जब आप दूर गांव में जाते हैं, जब कोई फंक्शन होता है, कोई वीआईपी आता है, उस वक्त वीडीसीज को आपने ऑन ड्यूटी देखा होगा। तो ये लगभग ड्यूटी पे होते हैं, ये कंट्रोल्ड फोर्स है। सुनील जी, सवाल मैंने पहले भी पूछा था, एक बार तो फिर पूछ रहा हूँ कि क्या ये वीडीसी सदस्यों को एंगेज करने का प्रोसेस था या वाकई में? नहीं, देखिए विनोद जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं और बहुत चीज़ों को आप कवर करते हैं। थ्रेट तो है, थ्रेट को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, और अगर थ्रेट नहीं भी हो तब भी तो प्रोटेक्शन बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बिल्कुल शांति है वहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं रखा जाता है। देखिए, मैंने दोबारा मैं इस बात को दोहराऊंगा, यदि आपने कहीं पे घर बनाया, दैट डजंट मीन्स कि आप उसको चारदीवारी के बगैर रखेंगे। सुनील जी, मैं तमाचा वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या ये उन लोगों के लिए सबक है जिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने एक सुनियोजित तरीके से वीडीसी को समाप्त करने का एक प्लान? बिल्कुल, मैं भी नहीं कहूंगा, इस शब्द का उपयोग मैं भी नहीं करूंगा कि तमाचा है, लेकिन ये सबक है। देखिए, वॉर ऑफ मतलब बैटल ऑफ आइडियोलॉजी हमारा चल रहा है, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि देश की संप्रभुता, अखंडता, इंटीग्रिटी को कोई चैलेंज करे। मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई औचित्य नहीं बनता है जो दुश्मन देश की भाषा बोले। उनके लिए ये सबक है कि तुम जितना चिल्लाओगे, तुम जितना यहाँ पे गुमराह करोगे, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व, विशेषकर आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री जी, उतनी ही सख्ती से यहाँ की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। देश की एकता, अखंडता पर बोलने वाले लोगों को ये सबक है और इनको ये सबक लेना चाहिए। किसी कीमत पे तुम्हें कोई स्पेस नहीं मिलेगी, ये सबक उनके लिए है। सुनील जी, इससे थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है
ये मुगल मैदान का नाम फिर चेंज करके मैं दोबारा से कहूंगा, डिलिमिटेशन कमीशन खुद मुख्तियार है, ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने डिलिमिटेशन किया, हमने इसका स्वागत किया है जिस भी प्रकार से की। वैसे भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता को सब चीज़ों का स्वागत करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं जनता का लीडर हूं, तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए। जहां से भी भाई, अगर मैंने जनता का हित सोचा होगा तो मुझे कहीं से भी लड़ाओ। यदि मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया को ही ध्यान रखा होगा तो मुझे चिंता होगी। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज की है उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। पीएचडी ने एक व्हाइट पेपर इशू किया है और इस व्हाइट पेपर में यह कहा गया है कि जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से 5 अगस्त 2019 में जो बदलाव किया गया है, संवैधानिक बदलाव, ये गलत है। इसको लेकर के देश भर के बुद्धिजीवियों विनोद जी, मैं चाहूंगा कभी मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनको इस पर करें, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे बड़ी शर्म आती है, 3 चीफ मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी और उनके दाएं बाएं वो रेंगने वाले बहुत बड़े बड़े नेता, बड़ी शर्म आती है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का पता ही नहीं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश का संसद, देश की पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट स्टेट की असेंबली से बड़ी होती है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। और पार्लियामेंट ने जो पास किया उसे कोई चैलेंज करे, उसे कोई असेंबली चैलेंज करे। और वैसे भी मैं कोई ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे पता है स्टेट लेजिस्लेशन की जो अथॉरिटी, जो पावर्स है, वो राष्ट्रपति राज में गवर्नर के पास रहती है। समझिए, आखिरी सवाल आपसे जानना, ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है, ये लोग यूं कहें कि लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है विधानसभा का, ये रेफरेंडम है इस बात को लेकर के कि क्या केंद्र सरकार ने 370 में संशोधन किया, 35 से किया, वो ठीक है या नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाता है तो हाउस के अंदर प्रस्ताव पारित करके ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा। हम इस चुनौती को पहले स्वीकार करते हैं, जिसको ये रेफरेंडम का नाम देके चुनाव में आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं कश्मीर का इंचार्ज हूं, वहां की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि मैदान में आइए, फिर देखा जाएगा रेफरेंडम की जीत होती है या भारत की संप्रभुता और अखंडता की जीत होती है। तो ये चीजें चलने वाली नहीं है विनोद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, न ये रेफरेंडम का नारा चलेगा, न नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार का नारा चलेगा। वहां की जनता इंतजार में है। आपने देखा कहीं भी जनता इनके साथ है। 4 लोग गुपकार गुपकार गुपकार, मीडिया इतनी हवा दे रही है, 4 लोगों के अलावा इनके उधर कोई जाता है क्या? कभी भी किसी आम कश्मीरी को आपने देखा गुपकार की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? वहां पे एक छोटी सी घटना में आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूं। सोरा हॉस्पिटल कश्मीर में है। सोरा हॉस्पिटल में एक महिला व्हील चेयर पे बाहर आती है और ऐसे दामन फैला के दुआएं मांग रही है नरेंद्र मोदी जी के लिए। वीडियो भी अवेलेबल है, दुआएं मांग रही है। आसपास वहां महिलाएं जमा हुई कि इसको क्या हो गया, क्यों ये महिला दुआएं मांग रही है मोदी जी के लिए। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं 10 साल से इंतजार में थी, कोई स्टोन उसने ऑपरेट करवाना था, नहीं हो पा रहा था। ये उस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभव हो पाया। हेल्थ कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड बना, तो 10 साल तक मेरा इंतजार खत्म हुआ। वो सारी महिलाएं हैरान हो गई और सब दुआएं मांगने लगी। ये हालात है इस वक्त। ये गुपकार वाले जो 14 में भी बोल रहे थे कि भाई बीजेपी को नहीं आने देंगे, उधर ही गोद में बैठ गए, अभी दोबारा से वो चिल्ला रहे हैं। ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं, ये भूल जाएं। और फारूक अब्दुल्ला साहब को जवाब देना पड़ेगा। लाखों कत्ल उन्होंने जो करवाए वहां पे, उनकी देन है। पीएसए उन्होंने लगवाए, उन्होंने वहां पे नौजवानों को अंदर करवाया, उन्होंने जितने भी वहां पे गुमराह हुए, गुमराह नहीं कहूंगा, जितने सिविलियंस की किलिंग हुई थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम हुई। मुझे कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बोले, बेशक नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आदरणीय अमित शाह जी ने सख्ती वहां पे की, लेकिन एक भी सिविलियन को किलिंग नहीं होने दी। आप जरा फहरिस्त निकालें, आप जरा लिस्ट निकालें। जो अंधे हो गए हैं, जो हैंडीकैप्ड हो गए हैं, जिनका कत्ल हुआ है, किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। 116 लाशें, कब्रें अभी भूले नहीं है कश्मीरी। 110
2010 की खबरें अभी कश्मीरी भूले नहीं है। किसी की आंख चली गई, किसी की टांग चली गई है, ये केवल और केवल इस गुपकार ने किया था, जो अभी दोबारा यहां पे लोगों को सबजबाग दिखा रहे हैं। भूल गई है अब कश्मीर। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कमल का फूल, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं विनोद जी, मैं बड़े विश्वास से, बड़ी मजबूती से, बड़े होश आवाज में कह रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का कमल कश्मीर में खिलेगा। इसका आपको इंतजार करना होगा। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।